So hi everyone and a very good morning to all of you. Welcome to UPSCpedia. So guys, as you all know, 67 BPSC का notification आ चुका है and there are 575 vacancies till now, and according to some newspaper resources 139 vacancies will also be added in the BPSC 67th notification. और जब तक इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक और बहुत सारी वैकेंसीज इसमें ऐड हो जाएंगी. सो इन माय ओपिनियन अराउंड 700 से लेके 800 के आसपास तक इसमें टोटल वैकेंसीज बनेगी. सो गाइस, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू गेट योरसेल्फ इनटू द सिविल सर्विसेज. बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि आप डायरेक्टली अपने आप को सिविल सर्विसेज के साथ जोड़ सके. और एसडीएम की भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं. 88 वैकेंसीज बहुत ज्यादा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है एसडीएम के लिए. एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट आई विल कम टू यू विद दी एमसीक्यूज ऑफ साइंस. अब ये जो एमसीक्यूज होंगे इन दीज सेशंस गाइस, I will not only tell you the answers of the questions, I will also explain the concepts. अगर किसी question में कोई term है तो I will also explain the concepts, okay? And बहुत ही जल्द बिहार का जो एक साल का current affairs का session मैंने आपको बोला था that I will also conduct, okay? So let's begin with the very first question. And आज का जो सेशन है उसमें जो क्वेश्चन होंगे दैट विल बी फ्रॉम द चैप्टर मोशन एंड फ्रॉम द चैप्टर फोर्स. ओके, दो चैप्टर्स के आज क्वेश्चंस हम करेंगे. 10 क्वेश्चंस हैं. इस पूरे 10 क्वेश्चंस में आपको ये पूरे दोनों चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन which says how many fundamental units are there and what is the unit of luminous intensity. Now you must be wondering कि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन भी क्या एग्जाम में पूछा जाता है. सो गाइस, बीपीएससी में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो यू डू नॉट हैव टू डू पीएचडी इन साइंस. आपको साइंस में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आप कुछ लोग आपको एडवाइस कर रहे होंगे कि जाओ भाई 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो या ये पढ़ो वो पढ़ो. कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ के जाओगे जनरल साइंस के लिए तो दैट विल बी मोर देन इनफ. उससे बाहर नहीं आएगा. और अगर लूसेंट में ही पढ़ना चाहते हैं तो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, 8th 9th 10th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो. साइंस में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25-100% हो जाएंगे. 5 क्वेश्चन में कभी भी हमेशा मैं मार्जिन लेके चलता हूँ बिकॉज नो वन कैन से कि 100% उसमें से आ जाएगा, ठीक है. ये कोई नहीं कह सकता है 30 के 30 क्वेश्चन कवर हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, बट गारंटी है कि 25 तो हो ही जाएंगे. ऑलराइट, so let's talk about the very first question. How many fundamental units are there? What is the unit of luminous intensity? And don't worry, जो questions का level होगा I will also increase in later questions. So कितने fundamental units हैं और luminous intensity की unit क्या होती है? So remember there are two types of unit. One is fundamental unit and another is derived unit. दो types की unit होती है, fundamental units और derived units. फंडामेंटल यूनिट्स वो हैं जो कि फंडामेंटल इन नेचर है, मतलब वो कहीं से और डिराइव नहीं हुई है. एंड डिराइव नेचर्स आर दोज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स. इसका डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा. पहले फंडामेंटल यूनिट्स देखो. सो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स. 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कोर्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. नाउ व्हिच आर दीज क्वांटिटीज? मास, देन वी हैव लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, then we have luminous electric current. उसके बाद है luminous intensity and finally amount of substance. So these are the 7 fundamental quantities. Okay, 7 fundamental quantities and the units of these quantities are known as fundamental units. So mass का unit of course is kg, length meter, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है. टेम्परेचर का केल्विन होता है, ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होता है. I hope you all know this. Electric current is ampere, luminous intensity candela, and amount of substance of course is mole. And some units guys are represented by capital letter while some are represented by small letter. This is because the fact that the units which are on the name of the scientist, अगर कोई unit scientist के नाम पे है, so that is represented in the form of capital letter. So these are the 7 fundamental units and there are 2 supplementary units also. 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं. कौन कौन से? एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टीरेडियन. नाउ व्हाट, ये दो जो यूनिट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है. दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल. जैसे कि ये एंगल बना प्लेन के ऊपर तो हो गया, प्लेन एंगल का यूनिट जो भी होगा वो क्या होगा? रेडियन. नाउ स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल. स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल मतलब जैसे दो दीवार हैं, दो दीवारों के बीच में जो एंगल बन रहा है that is known as solid angle. Okay, so these two are the supplementary units. These are
not counted as the fundamental units, although they are in nature fundamental, but इनको fundamental नहीं बोला जाता है. Do you remember this? Fundamental units साथ ही है. These two are supplementary units, okay, and then there are derived units. इसके अलावा कौन सी units होती हैं? Derived units होती हैं. For example, what is the unit of velocity? Velocity की unit क्या होती है? Meter per second होती है. So it is derived from meter and second. The two fundamental units. ठीक है, meter एक fundamental unit है, second एक fundamental unit है. So this meter per second is derived from fundamental, okay, and that is why it is known as derived unit. Similarly, SI unit of force is what? Newton, and Newton is basically this, kilogram meter per second square. So kilogram meter per second square. This is a derived unit which is derived from the fundamental unit. All right. So this is the difference between fundamental and derived units, and the correct answer therefore guys to this question will be, how many fundamental units are there? 7. And what is the unit of luminous intensity? Candela. Candela इसकी unit होती है, so option D 7 will be the correct answer. Moving ahead to question number 2. I hope the difference between fundamental unit and the derived unit is clear. Which of the following physical quantities is dimensionless? इनमें से कौन सी physical quantity dimensionless होती है? Now first of all, what is the meaning of dimension here? Dimension guys, अगर किसी यूनिट को अगर हम मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका डायमेंशन. इफ एनी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, देन दैट इज नोन एज इट्स डायमेंशन. फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स. ओके, सो MLT, इन द फॉर्म ऑफ MLT वी हैव टू रिप्रेजेंट एनी यूनिट. ठीक है, तो M क्या होता है? मास, एंड यहाँ पे मास की यूनिट क्या है? kg, एंड kg की कितनी पावर है? 1. सो m रेज़ टू द पावर 1. L रिप्रेजेंट्स व्हाट? लेंथ, एंड यहाँ पे मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की. तो m रेज़ टू द पावर 1, L रेज़ टू द पावर 1, एंड सेकंड स्क्वायर. सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की. बट सेकंड की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है? वो अपॉन में है, तो पावर कितनी है? एक्चुअली -2. So MLT -2 will be the dimension of force. Okay, this is known as dimension. If any unit is represented in the form of MLT, then this expression is known as dimension. Similarly, if we talk about the SI unit of acceleration, so that is meter per second square. MLT, m raised to the power 0 because there is no component of kilogram here. L raised to the power 1 because meter raised to the power 1 is here. And t raised to the power -2 because second here raised to the power -2. Okay, so this is the dimension of acceleration. This can be also written as LT -2. M raised to the power 0 and anything raised to the power 0 we all know is what? 1. So this can also be written as this, LT -2. So this guys are dimension. Now there are certain quantities which have units but no dimensions. कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास यूनिट्स होता है पर डायमेंशन नहीं होता. उसका एग्जांपल है सबसे अच्छे जो भी अभी हमने पढ़े, रेडियन और स्टीरेडियन. बेसिकली दीज आर व्हाट? एंगल्स. These are what? Angles. Radian and steradian. Steradian are the unit of angles. Now what is the formula of angle? Can you tell me that? Angle is equals to what? Arc divided by radius. Angle क्या होता है? Arc upon radius. So unit of arc is meter and radius भी मीटर. मीटर से मीटर कट जाएगा. ठीक है, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं बन पाएगी. All right. So similarly, other physical quantities like refractive index. What is refractive index, by the way? Refractive index is the speed of light in vacuum divided by the speed of light in medium. So ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, दोनों की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, and hence refractive index will also be a dimensionless quantity. Specific density, that is also a dimensionless quantity. So जितने भी जो भी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि सिमिलर चीजों का रेशो है, that quantity will be dimensionless, and that quantity will also be unitless because here refractive index is unitless also. But in case of radian and steradian, these are not unitless. There has to be some unit for angle ना, तो उसके लिए उसको हमने अलग दे दिया. Radian and steradian are the units, okay, but they have no dimension. So the correct answer to this question will be what? Option B, steradian. All right, moving ahead to question number 3. How many meters are there in 1 light year? First of all, can you tell me light year is the unit of which physical quantity? Light year, guys, is the unit of distance. Light year is the unit of distance. Second, light year is the unit of distance. Distance की आप यहाँ पे कह सकते हो लेंथ की. And this relation, guys,
has so many times been asked in the BPSC exam. बहुत बार ये रिलेशन पूछा गया है कि कितने मीटर होते हैं 1 लाइट ईयर में. So 1 लाइट ईयर guys consist of 9.46 into 10 raised to the power 15 meter. So option A will be the correct answer. No requirement of explanation here. Just remember that light year is the unit of distance and 9.46 into 10 raised to the power 15 meter are there in 1 light year. एक लाइट ईयर में कितने होते हैं 9.46 into 10 raised to the power 15 meter. So this is about question number 3. Moving ahead to question number 4. Which of the following depicts correct relationship between linear velocity and angular velocity? So first of all, we have to understand what is the meaning of linear velocity and angular velocity. See, when an object moves in a straight line, which means it is under translatory motion. जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होता है तो उसके पास क्या होता है, स्पीड होती है. एंड व्हाट इज स्पीड बाय द वे, डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस इज वेरी बेसिक गाइस, ये मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज ये तो बहुत ही बेसिक बात है. ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट ऑल्सो हैज वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज दिस वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Displacement upon time, its SI unit is also meter per second, but it is a vector quantity. ठीक है, which means it depends on both direction and magnitude. ठीक है, scalar quantities कौन सी होती हैं? The quantities which depends only on the magnitude. Vector कौन सी होती हैं? The quantities which depends on both magnitude and direction, जो कि दोनों पे डिपेंड करती है. Now so velocity is a vector quantity. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो उसके पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, जो कि ये होती है. ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंट केस ऑल्सो. व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ? अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो भी तो उसके पास कुछ होगा. तो जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सो लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज हियर एट पॉइंट ए एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया. ठीक है, कहां से कहां पे आ गया? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया, एंड दिस इज द एंगल थीटा. So this theta guys is known as angular displacement. This is known as what? Angular displacement. ठीक है, and let us say कि A से B तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा? T लगा. So angular displacement divided by time. Angular displacement divided by time will be the angular velocity. Will be the angular velocity and which is represented by omega. ये जो W जैसा होता है, W के जो दोनों डंडे होते हैं मुड़े हुए होते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज ओमेगा एंड एंगुलर वेलोसिटी. सो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एग्जिबिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. बट अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे तो क्या इसके पास लीनियर वेलोसिटी नहीं होती है? होती है. एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ आल्सो हैज लीनियर वेलोसिटी, बट दैट लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. कैसे? अब मान लो कि इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, सो रिमेंबर जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है कौन बताता है? उसका टैंजेंट. किसी भी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन कौन बताता है? टैंजेंट बताता है. ठीक है, सिमिलरली जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन पूछूंगा तो ये टैंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे डायरेक्शन पूछूंगा तो ये वाला टैंजेंट, इस पॉइंट पे ये पूछूंगा डायरेक्शन पूछूंगा तो ये वाला टैंजेंट. तो इसीलिए इसके पास लीनियर वेलोसिटी है, बट दैट लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. क्यों? ऐसा क्यों? इसको अब कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये वाली चीज आई होप क्लियर है. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है. क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एंड दिस एंगल डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. बट इट आल्सो हैज लीनियर वेलोसिटी बिकॉज वो मूव तो कर ही रहा है, बट दैट लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, दैट लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. अभी इतना अपने दिमाग में रखो, आगे एक और क्वेश्चन है उसमें मैं इससे आगे भी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, नाउ so SI unit of angular velocity will be what? Radian per second. Radian per second. Why radian per second? Because angular displacement is nothing but an angle. And what is the unit of angle? Radian. So SI unit of angular velocity is what? Radian per second. Alright. And now the relation between linear velocity and angular velocity guys is V is equal to R omega. Now you must be wondering कि ये formula कैसे आया? So this you have to remember because we do not have to go into the derivations of the formula. अगर आप में से कोई चाहेगा कि डेरिवेशन करानी है तो उसको मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा, मैं उसको इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा. बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स फॉर द एग्जाम, क्योंकि हम कोई फिजिक्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर तो लिखने जाएंगे नहीं, तो
कुछ थोड़ा बहुत तो हमें याद रखना ही पड़ेगा. So v is equal to r omega is the relation between linear velocity and angular velocity. Now this r is the radius of the path in which the object is moving. So option C will be the correct answer. V is equals to r omega. So I hope guys question number 4 is clear. Now moving ahead to question number 5. The slope of distance time graph represents which of the following physical quantity? Now this is guys a very good question and very important question. So distance time graph के slope से हमें क्या पता चलता है? So let's draw a distance time graph. So whenever we draw a distance time graph, time is always on the x-axis while distance is always on the y-axis. ये ध्यान रखना. And let us say this is the distance time graph of an object. ठीक है, और इससे क्या पता चल रहा है? That object is covering equal distance in equal interval of time, which means the object is under the uniform motion. ठीक है, uniform motion क्या होता है? If an object covers equal distance in equal interval of time, तो वो क्या होता है? Uniform motion. And non-uniform क्या होता है? If an object covers unequal distances in equal interval of time. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो इसका एग्जाम्पल समझ लो. लेट अस से कि यहाँ से मेरे को आगरा जाना है, विच इज 200 किलोमीटर. पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म समझ लेते हैं. तो पहले 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर हो गए विद द स्पीड ऑफ हाउ मच? 50 किलोमीटर पर आवर. अगले 50 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे लगे विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. अगले 50 किलोमीटर में आधे घंटे में पहुंच गया, बहुत ज्यादा जोश आ गया था मेरे को, एंड द स्पीड वाज 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस, 1 सेकेंड, 50 किलोमीटर 1 आवर, 50 किलोमीटर, अच्छा सॉरी 1 सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक गाइस. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म मोशन, राइट? सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो इक्वल डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ से अगेन आगरा जाना है 200 किलोमीटर. पहले घंटे में कवर हुआ 50 किलोमीटर, पहले घंटे में 50 किलोमीटर. ठीक है, 2 घंटे में हो गए 100 किलोमीटर, यानी दूसरे घंटे में कितना हुआ? अगेन 50 किलोमीटर. इन 3 आवर्स द टोटल डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर्स. ठीक है, सो इन द थर्ड आवर हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड? 50 किलोमीटर. एंड फाइनली इन द फोर्थ आवर 200 किलोमीटर पूरे हो गए. तो चौथे घंटे में भी कितना हो रहा है? 50 किलोमीटर. सो इन एवरी 1 आवर the object is traveling with the object is covering 50 kilometers. So this is known as uniform motion. Now non uniform क्या होगा? Unequal distance हो जाएंगे in the equal interval of time. ठीक है, तो I hope this is clear. Now this is a distance time graph. Now the question is the slope of distance time graph represent which of the following physical quantities. तो सबसे पहले तो slope क्या होता है ये समझ लेते हैं. Slope of any graph, not only distance time graph, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है तो उसके लिए एक ही तरीका होता है, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, या फिर दूसरा फॉर्मूला और होता है tan थीटा. tan थीटा पता है ना, टेंजेंट थीटा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने थोड़ी बहुत, वेयर दिस थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस. ठीक है, थीटा क्या होगा? एंगल विद द एक्स एक्सिस. लेकिन अगर मान लो कि अगर डिस्टेंस इस एक्सिस पे आ जाए और टाइम इधर चला जाए तो थीटा फिर ये वाला एंगल हो जाएगा. ठीक है, so tan theta. Now what is the meaning of slope? Y axis divided by x axis. Now if we look at this graph, what is y axis के ऊपर क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है? डिस्टेंस. तो y axis पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस. और x axis के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइम. तो विच मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है भाई? स्पीड होता है. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर गाइस विल बी व्हाट? ऑप्शन सी. डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड. तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, विच मीन्स द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्पीड. नाउ व्हाट इफ इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो क्या होता? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ये क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है, बिकॉज दैट विल, इन दैट केस दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड दैट इज व्हाट? वेलोसिटी. सो हियर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी, स्पीड. So I hope this question guys is clear. Moving ahead to question number 6. This is again based on a graph. Area under the velocity time graph represents the dash covered by the object. Now let's draw velocity time graph. Velocity time. This graph represents that the object is covering, that the object is moving with the constant velocity, constant acceleration, not constant velocity. Constant velocity का तो straight line graph होगा. So अगर ये graph है
अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो गाइस दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. Distance or displacement covered by the object is represented by this area under the velocity time graph. ठीक है. Now distance और displacement दोनों ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. Because क्यों हो सकता है मैं बताता हूं. क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा, डोंट वरी, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा. ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, यहां पे आने का एक तरीका ये भी है और यहाँ पे आने का एक तरीका ये भी है, पूरा घूमते हुए आवारागर्दी करते हुए फिर पहुंचे यहाँ पे, ठीक है. तो ये जो पूरा है लंबा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट वाला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. नाउ अब क्या हुआ कि सभी लोग सुधर गए, कोई भी आवारागर्दी नहीं कर रहा, सभी लोग सीधा सीधा घर पहुंच रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सभी लोग सीधा सीधा पहुंच रहे हैं. तो और लेटेस्ट है कि ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, 10 मीटर. सो दिस विल बी द डिस्टेंस आल्सो नाउ, ठीक है. ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर. बट डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है, बट कैसा, शॉर्टेस्ट. समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, बट कैसा डिस्टेंस है, वो शॉर्टेस्ट है. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही बात का फर्क है. एंड ऑफ कोर्स दूसरा फर्क ये भी है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है या लॉन्गेस्ट किया है या कैसा किया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ. सो ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट. तो यही वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि आगे आएगा. अब इसको जरा ध्यान से समझना. तो अभी तक मैंने आपको बता दिया फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटीज केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आंसर तो बता दिया आपने, स्पीड, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी समझ लो कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं होगा. चलो मैं ये कह रहा हूँ आपको, स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी भी तो इतनी ही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी देखो, स्पीड की मैग्नीट्यूड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी का भी तो मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड होगा. बस फर्क किसका होगा, डायरेक्शन का. वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का ही तो फर्क होता है. तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी भी यही हो गया 10 मीटर पर सेकंड. और हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है भाई, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, whenever an object is moving in a circular path, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वो, तो अभी आपने पतंग लूटी है, वो क्या बोलते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, जो भी होता है वो, लंगर मार के जब पतंग हाथ से फंसाते हैं, तो लंगर को ऐसे ऐसे करके घुमाओगे तो किसी भी पॉइंट पे तोड़ोगे तो उसके टैंजेंट पे जाएगा. आज करके देखना घर पे, ठीक है. किसी उसको ऐसे घुमाओगे और किसी भी पॉइंट पे अगर धागा तोड़ोगे उसके बीच का तो वो टैंजेंट जाएगा, ठीक है. तो ये वही है. तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अपना हर पॉइंट पे वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है. अब अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, थोड़ा खुद सोचो, लॉजिक लगाओ, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई और वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगी, ठीक है. इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड इफ वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन देन डेफिनेटली वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग, ठीक है. एंड सिंस द वेलोसिटी इज चेंजिंग देन डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंजिंग. एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन. इनफैक्ट एक्सेलरेशन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है. So that is why velocity and acceleration guys are not constant, although magnitude of velocity will remain constant, but since it depends on direction, that is why overall velocity will not considered as a constant in case of uniform circular motion. All right.
So the correct answer will be option A, speed. Moving ahead to question number 8, which of the following is not an example of Newton's third law? अब इसमें थोड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन होगी, ध्यान से सुनना। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? 3। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए और उसके बाद से फिर हमारी जिंदगी खराब हो गई। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ने से पहले एक टर्म होती है इनर्शिया, उसको पढ़ लेते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? जैसे लेट अस सपोज कि आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो क्या मैं अपने आप मूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। एक बॉल है, उस बॉल को मैंने जमीन पे फेंक दिया, ठीक है, तो क्या वो अपने आप रुक जाएगी? नहीं रुक पाएगी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा रुक तो जाती है, झूठ बोल रहे हो आप। नहीं भाई, वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। जो जमीन का, जिस जमीन पे तुमने फेंका उसको, उस फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है ना, अपने आप थोड़ी रुक रही है। वहां पे एक फोर्स है उसको रोकने के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये दीवार है यहाँ पे, क्या ये दीवार अपने आप मूव करने लग जाएगी? नहीं। एक ट्रक खड़ा है, वो क्या अपने आप चलने लग जाएगा? नहीं। एक बॉल मैंने ईस्ट डायरेक्शन में फेंकी, क्या वो अपने आप ही नॉर्थ में मुड़ जाएगी? नहीं। सो ये सारी चीजें क्या है? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और डायरेक्शन। हर ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, एंड मासलेस क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकती ऑफ कोर्स, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनएबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकता, और उसी इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। एंड इनर्शिया ऑफ कोर्स इज ऑफ 3 टाइप्स: रेस्ट, motion and direction, which means the inability of an object to change its position from rest, the inability of an object to change its position from state of motion, the inability of an object to change its direction by itself। ठीक है, अपने आप इन तीनों में से कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, रेस्ट का एग्जांपल वो बस वाला है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, 9th क्लास में है ये, कि जब हम बैठे हुए हैं चुपचाप से रेस्ट पे हैं, ठीक है, बस में बैठे हैं और बस एकदम से चल पड़ती है, तो हमारे अपर बॉडी पीछे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जो लोअर बॉडी है वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में है, और बस एकदम से मोशन में आई तो हमारी जो लोअर बॉडी है वो बस के साथ मोशन में आगे हो गया, और जो हमारी अपर बॉडी है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है, तो वो पीछे रेस्ट पे ही है। ठीक है, बट फिर हम अपने फोर्स लगा के अपने आप को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली मोशन का एग्जाम्पल क्या है? एकदम से ब्रेक लगी तो जो हमारा लोअर पोर्शन है वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में है तो वो रुक गया, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इस पे तो फोर्स नहीं लगी थी, ये तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे बढ़ जाएगा, बट क्योंकि हमारे पास खुद भी एक फोर्स है तो वो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल ये वाला भी होगा, आपने 9th क्लास की अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो। ये कार्डबोर्ड है, ग्लास है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा है, इस पर जोर से मारोगे तो सिक्का नीचे गिर जाएगा, द कॉइन विल फॉल। कैसे? क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाई है वो किसके ऊपर लगाई है? इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगाई है, सिक्के ऊपर थोड़ी लगाई है। तो सिक्का तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, इट विल मेंटेन इट्स पोजीशन। ठीक है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि ग्रेविटेशन वहां पे अपना काम करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और भी कई एग्जांपल्स हैं। डायरेक्शन का क्या एग्जांपल है? अगर हम राइट की तरफ कार मोड़ते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ पुल ऑफ होते हैं। ठीक है, फिर अपनी फोर्स लगा के हम वापस आते हैं। सो दिस इज इनर्शिया। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? An object will maintain its state. An object will maintain its state unless it is acted upon by some external force. जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। मतलब इनर्शिया में ही एक लाइन और जोड़ दी। इनर्शिया क्या था? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक ट्रक खड़ा है, उसमें जब फोर्स लगेगा तभी तो चलेगा। मेरे को कोई धक्का मारेगा या मैं खुद चलूंगा तभी तो चलूंगा। बॉल को फेंका था तो फ्रिक्शन से रुकी थी। एक ये पेन है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये नीचे किससे क्यों गिरा? ग्रेविटेशन की वजह से गिरा। समझ में आ रहा है? अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड लॉ पे जाने से पहले पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? देखो, मोमेंटम डिस्क्राइब्स दी अमाउंट ऑफ फोर्स कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स कंटेन्ड इन अ बॉडी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं समझाता हूं। लेट अस से दिस इज अ बुलेट। लेट अस से दिस इज अ बुलेट। ये क्या है? एक बुलेट है। इसको अगर मैं हाथ से फेंक के मारूंगा अपने किसी, मान लो किसी भी, मैंने अपना एक फ्रेंड ले लिया कोई, अगर मैं उसको अपने हाथ से फेंक के मारूंगा तो क्या उसको कुछ होगा? नहीं होगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मैं इसी बुलेट को गन से मार दूंगा तो उसकी
नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो दोनों बातों में फर्क किस चीज का है? बुलेट तो सेम ही है, दोनों बातों में फर्क है वेलोसिटी का। दूसरे केस में, गन के केस में वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड दूसरे केस में वेलोसिटी ज्यादा होने के साथ साथ ज्यादा क्या होगा? मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसके पास फॉर द सेम वेलोसिटी मोमेंटम ज्यादा, एंड जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा फॉर द सेम मास मोमेंटम ज्यादा। ऐसा यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स। समझ में आ गया? नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमसे? सेकेंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, 1 सेकेंड, यस, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज 10 kg। ठीक है, सो व्हाट इज द मोमेंटम हियर? 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट्स से 5 न्यूटन की इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, मतलब एक्सेलरेट किया विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एंड इसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, मास तो चेंज नहीं होगा। तो इन दिस केस मोमेंटम विल बी व्हाट? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? 100। ठीक है, बट लेट अस से इन अनदर केस ये 5 न्यूटन को हमने कितना कर दिया? 10। तो ऑफ कोर्स 20 से ज्यादा स्पीड होगी कि नहीं होगी? होगी 20 से ज्यादा। तो लेट अस से कि कितनी हो गई? 30। इन दैट केस द मोमेंटम विल बी व्हाट? 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड द चेंज इन मोमेंटम विल बी व्हाट? 200। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना यार। फोर्स ज्यादा लगाओगे तो स्पीड ज्यादा बढ़ेगी और मतलब मोमेंटम ज्यादा आएगा। यही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, डेरिवेशन के बाद फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी। नाउ न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल है, स्विमिंग, वॉकिंग, ठीक है, किसी को थप्पड़ मारना, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक खबर भी मतलब बहुत चलती थी जब मैं 12th क्लास में था, तो हमारे सर सुनाते थे, आई डोंट नो कि कितनी सही है वो कितनी गलत है, कि एक फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को थप्पड़ मारा एंड उन्होंने, उसके स्टूडेंट ने केस फाइल किया एंड कोर्ट में जाके जो फिजिक्स प्रोफेसर थे उनको गिल्टी नहीं किया गया, उनको बरी कर दिया गया बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ। क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके ये बयान दिया कि भाई देखो मैंने इसको थप्पड़ मारा तो मेरे हाथ से इनके गाल पे लगा, तो इनके गाल से मेरे हाथ पे भी लगा, तो बात बराबर हो गई, तो हम दोनों का इसमें इक्वल भागीदारी है, मैंने कुछ भी गलती नहीं करी। अब ऑल्दो ये कहानी कितनी सच है कितनी नहीं है आई डोंट नो, बट यस ये हमारे सर मेरे को सुनाया करते थे 12th में। सो न्यूटन थर्ड लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। स्विमिंग होता है, वॉकिंग होता है, ठीक है, बोट जब हम चलाते हैं तो वो जो होता है उससे पीछे करते हैं, देन पानी बोट को आगे करता है। स्विमिंग करते वक्त हाथों से पानी पीछे जाता है और बॉडी आगे जाती है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ इज व्हाट? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, recoiling of gun is an example of Newton's third law. Motion of rocket is there, swimming is there, walking is there. A fielder moving away his hands while catching a ball is not an example of Newton's third law. It is rather an example of impulse. ये किसका एग्जाम्पल होता है? इम्पल्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इम्पल्स आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाओ। Which of the following statements is incorrect with respect to the friction? तो friction क्या होता है? The force acting between the surfaces, two surfaces is known as friction, and this force is always opposing force. ये force कैसा होता है? Opposing force होता है। ठीक है, and there are mainly 3 types of friction: static, limiting, and kinetic. And of course there are 2 other: rolling and sliding. Rolling and sliding. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अब मान लो कि ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, उस ट्रक में मैं धक्का मार रहा हूं अकेले, तो क्या वो मूव कर जाएगा? तो अभी जो उसके टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ओके, द फ्रिक्शन exerted between the two surfaces when the object is not moving, then that is known as static friction. Now limiting. अब मैंने क्या करा, अपने 10 दोस्त बुला लिए, पांच दोस्त बुला लिए और सबको कहा मारो धक्का। ठीक है, सबको बोला कि धक्का मारो, बट अगेन वो मूव नहीं किया, बट इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग। अब वो मूव करने वाला है, तो इन दैट केस द फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव। फिर मैंने 5 फ्रेंड्स और बुला लिए और अपने, और हमने उसको धक्का मार के आगे बढ़ा दिया, इन दैट केस द फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इट इज वेरी क्लियर दैट द out of all these 3
Out of these three friction, the maximum is static, then limiting, and the minimum is kinetic. Okay, and kinetic, remember, is more than the rolling friction also and sliding friction also. So kinetic is more than the rolling friction. Rolling friction क्या होता है? When an object is rolling over a slide. So let's read out the statements, then we will find out which statement is incorrect. Kinetic friction is less than the static friction. अभी बताया. Friction depends on the nature of contact surface. Of course, अगर surface smooth है तो friction कम होगा. Surface अगर rough है तो friction ज़्यादा होगा. Friction is inversely proportional to the normal reaction. No. Friction is directly proportional to the normal reaction. Now, what is this normal reaction? अब ये normal reaction क्या है? See, whenever an object is standing on the surface of Earth, standing or moving or whatever, his or her weight exerts vertically downwards. जो weight है कहाँ लगता है? नीचे की तरफ. ठीक है? So of course, weight क्या होता है? एक force होता है. ठीक है? weight एक force होता है. आगे बढ़ेंगे. Don't worry, gravitation वाले chapter में. So to every action there is an equal or opposite reaction. So in return to this action, Earth exerts a reaction. ठीक है? R is equals to 1 again mg. R equals to mg. So this normal reaction is that. इससे ज्यादा मत पढ़ना इसमें. And यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है F is equals to mu R, where mu is the coefficient of friction. Coefficient of friction. So that is directly proportional, which means this statement is incorrect. Option C will be the correct answer. All right. And rolling friction is smaller than the kinetic, as I told you. Static friction acts between two surfaces when there is no relative motion, of course. Let's move ahead to question number 10, which is the last question of this session. When a large force acts for a very short interval of time, it is known as. अब ये है impulse. ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम फुटबॉल में किक करते हैं तो क्या जो हमारा पैर है, जो फुट है हमारा, क्या उससे चिपका हुआ रह जाता है? नहीं, ऑफ कोर्स. मारा और उड़ गई बॉल. तो वो जो फोर्स है वो क्या है? इंपल्स है. लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. सिमिलरली जब हम दीवार में कील ठोकते हैं तो जो हैमर और नेल का कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बट देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व्ड. So that force is known as what? Impulse. All right. Also किसी को थप्पड़ मार रहे हो अगर, तो क्या ऐसे मार के उसके हाथ पे, गाल पे थोड़ी हाथ लगाए रखोगे? हटाओगे तो सही. So that is known as again impulse. Large amount of force applied for a very short interval of time. ठीक है. So impulse I hope is clear. Impulse के कुछ daily life example होते हैं. Impulse is equals to होता है guys force into time. So of course SI unit is Newton second. फोर्स की न्यूटन होती है, टाइम की सेकंड होती है. ऐसा यूनिट याद मत करना, फॉर्मूले से निकल जाता है यार. न्यूटन इनटू सेकंड. अब इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल होते हैं. यहां से देखो एक चीज, I इज इक्वल टू एफ इंटू टी है, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? I अपॉन एफ इक्वल्स टू टी, विच मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा. ठीक है. अब देखो, जब कोई फील्डर कैच करता है किसी बॉल को, ठीक है, आपने देखा ही होगा, आप में से कई लोग क्रिकेटर होंगे, तो हाथ को यूं लेके जाते हैं. ठीक है. नॉट इन ऑल केसेस, बट अगर बहुत दूर से आ रही है बॉल, हमें पता है कि इम्पैक्ट बहुत जोर का पड़ेगा, तो हाथों को ऐसे करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि टाइम जो है इम्पैक्ट का, वो क्या करा? फोर्स के इम्पैक्ट का उन्होंने बढ़ा दिया. टाइम अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. ये हो गया. क्योंकि जो अब वो जो फोर्स लगेगी यहाँ पे आके, वो कैसी होगी? इंपल्सिव होगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम टाइम के लिए आके लगने वाली है. ठीक है. सिमिलरली जो व्हीकल होता है, व्हीकल में शॉकर्स होते हैं. क्यों होते हैं? जब कोई व्हीकल, कार, बाइक, व्हाटएवर, अगर वो उसके अंदर जाए किसी गड्ढे के अंदर, ठीक है, तो फोर्स लगने वाली है, तो ऐसे कंप्रेस होगा, फिर इलोंगेट होगा. इन द मीन टाइम इट विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स. ठीक है. इसलिए वो होता है. और जो ग्लासवेयर और सेरेमिक्स होते हैं, बबल रैप्स में आते हैं. क्यों? क्योंकि अगर गिर जाएं तो बबल रैप्स फूट जाएंगे या दबेंगे, इलोंगेट होंगे, तो इन द मीन टाइम उनको टाइम मिल जाएगा और फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर कोई अप्लायंस आपके घर में आता है तो थर्मोकोल में पैक होकर आता है. क्यों आता है? क्योंकि थर्मोकोल कंप्रेस होगा. अगर मान लो रिक्शा वाला लेके आ रहा है, ट्रक वाला लेके आ रहा है, और उसने गिरा दिया, तो टूट जाएगा, जान निकल जाएगी हमारी कि भाई इतना पैसा से खरीदा और टूट गया. लेकिन थर्मोकोल होता है, थर्मोकोल क्या करता है? कंप्रेस होगा, इलोंगेट होगा, इन द मीन टाइम टाइम बढ़ जाएगा और फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा. सो दिस क्वांटिटी गाइज इज इम्पल्स. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. So guys, that's it for the session. I hope all the 10 questions and all the concepts are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section.
So the timings of the session will be the same on the days Tuesday, Thursday and Friday only on this channel UPSCpedia. आपके जितने भी दोस्त हैं आप उनको जो बताओ कि बीपीएससी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं एंड दीज क्लासेस आर नॉट नॉर्मल एमसीक्यूज, दीज आर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चलेंगे। अगले आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने में आपको पूरी साइंस कवर करा दूंगा एंड योर 30 नंबर इज माई गारंटी नाउ। ठीक है, इन सेशंस को अच्छे से देख लो, 30 नंबर आ जाएंगे। कोई बुक मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, कोई बुक मत पढ़ो, इन सेशंस को अच्छे से देख लो, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके नोट्स बना लो, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 30 में से 25, 30 में से 28, 25 से 30 के बीच में नंबर आ जाएंगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बिहार करंट अफेयर का सेशन बहुत जल्द होगा। 2 सेशंस में 1 साल के करंट अफेयर हम पूरे करेंगे। पहले होगा पहले के 6 महीने, फिर उसके आगे का, ठीक है, दूसरे सेशन में। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट सेशन होगा ट्यूसडे को सेम टाइम। टिल देन रिवाइज करते रहो जो भी पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।